भले ही ट्रंप अपने स्पीचेस में ईरान के ऊपर बड़े बड़े दावे करते हुए नजर आ रहे हों, लेकिन जब अमेरिका को नुकसान की बात आती है तो ऐसा लगता है कि ईरान ने यूएस की आर्मी को नाकों तले चने चबा दिए। 28 फरवरी से शुरू हुआ यूएस इजराइल और ईरान युद्ध अब सिर्फ वेस्ट एशिया और गल्फ देशों तक लिमिटेड नहीं रहा। अब इस युद्ध में सबसे बड़ी भरपाई खुद अमेरिका कर रहा है। द टेलीग्राफ यूके की एक रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल को डिफेंड करते हुए अमेरिका अपने एडवांस इंटरसेप्टर मिसाइल स्टॉक पाइल का लगभग आधा हिस्सा यूज कर चुका है और नंबर्स काफी बड़े दिख रहे हैं। रिपोर्ट्स के हिसाब से यूएस फोर्सेस करीब 200 थैड इंटरसेप्टर्स फायर करती है, साथ ही 100 से ज्यादा SM-3 और SM-6 नेवल मिसाइल्स भी लॉन्च किए जाते हैं। ईरानियन बैलिस्टिक मिसाइल्स और ड्रोन्स को इंटरसेप्ट करने के लिए जो इजराइल की तरफ टारगेट होते हैं। थैड अमेरिका से सबसे एडवांस मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स में काउंट होता है और एक इंटरसेप्टर की कॉस्ट लगभग $15 मिलियन तक जाती है। लेकिन इशू सिर्फ कॉस्ट का नहीं है। रिपोर्ट्स ये भी क्लेम करते हैं कि इस कॉन्फ्लिक्ट में अमेरिका इजराइल से ज़्यादा इंटरसेप्टर्स फायर करता है, यानी बैटलफील्ड में यूएस फोर्सेस का रोल एक्सपेक्टेड लेवल से बड़ा दिख रहा है। और इसी पॉइंट के बाद एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या वॉशिंगटन इस कॉन्फ्लिक्ट में ऑफिशियली दिखने से ज़्यादा इन्वॉल्व है? क्योंकि मिलिट्री एनालिस्ट अब एक और कंसर्न रेस कर रहे हैं। उनका कहना है कि इजराइल को शील्ड करते करते अमेरिका अपनी फ्यूचर मिलिट्री रेडीनेस को इम्पैक्ट कर रहा है, स्पेशली अगर फ्यूचर में चाइना, नॉर्थ कोरिया या रशिया के साथ कोई मेजर कन्फ्रंटेशन होता है और यही अमेरिका के लिए स्ट्रेटेजिक प्रेशर क्रिएट करता है। डिफेंस एक्सपर्ट्स के मुताबिक इन एडवांस इंटरसेप्टर स्टॉक फाइल्स को रिफिल करने में सालों का टाइम लग सकता है। प्रोडक्शन लिमिटेड है, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसिव है और मल्टीपल ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से सप्लाई चेन पर ऑलरेडी प्रेशर बना हुआ है। इसी के साथ ये कॉन्फ्लिक्ट मॉडर्न वॉरफेयर का एक और पैटर्न भी एक्सपोज करता है। ईरान रिलेटिवली चीपर बैलिस्टिक मिसाइल्स और ड्रोन्स लार्ज नंबर्स में लॉन्च करता है, लेकिन उन्हें रोकने के लिए अमेरिका और एलाइज को हर इंटरसेप्शन पर मिलियन स्पेंड करने पड़ते हैं, यानी अटैक का कॉस्ट कम और डिफेंस का कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा। और इसी कॉस्ट इम्बैलेंस को एनालिस्ट अब लॉन्ग टर्म मिलिट्री प्रेशर बता रहे हैं। पेंटागन ऑफिशियल्स का कहना है कि अमेरिका और इजराइल ने डिफेंसिव बर्डन इक्विटेबली शेयर किया है, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक इंटरनली मिसाइल इन्वेंट्रीज को लेकर कंसर्न कंटिन्यूसली बढ़ रहा है और ये कंसर्न नया नहीं है। 2025 के इजराइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट के दौरान भी यूएस फोर्सेस अपने थैड आर्सेनल का अराउंड 1/4 यूज कर चुकी थी। अब 2026 एस्केलेशन के बाद कुछ एनालिस्ट का मानना है कि अमेरिका एक सेंसिटिव मिलिट्री थ्रेशोल्ड के पास पहुंच रहा है। फिलहाल सीज फायर होल्ड करता हुआ दिख रहा है, लेकिन अगर कॉन्फ्लिक्ट दोबारा एस्केलेट होता है तो सवाल सिर्फ इजराइल की सिक्योरिटी का नहीं रहेगा। सवाल ये भी होगा कि अमेरिका अपने एलाइज को डिफेंड करते हुए अपने मिसाइल स्टॉक सस्टेन कर पाता है या फिर नहीं। संयुक्त राज्य अमेरिका का अस्तित्व ही नहीं होता, आजादी की यह सभ्यता भी शायद कभी अस्तित्व में नहीं होती। क्या कोई देश किसी दूसरे देश के प्रधानमंत्री को अपनी उंगलियों पर नचा सकता है? और क्या दुनिया के सबसे ताकतवर देश का राष्ट्रपति ये दावा कर सकता है कि वो जब चाहे किसी दूसरे देश का प्रधानमंत्री पद का चुनाव लड़ सकता है और जीत भी सकता है? मैं अभी 99% इजराइल में हूँ। मैं प्रधानमंत्री का चुनाव लड़ सकता हूँ, तो शायद इसके बाद मैं इजराइल जाकर चुनाव लड़ूंगा। सुनने में काफी अजीब लगता है, लेकिन महाशक्तियों की बिसात पर इस समय एक ऐसा ही असली राजनीतिक ड्रामा चल रहा है जिसने पूरी दुनिया के होश उड़ा दिए हैं। एक तरफ है अपनी बेबाकी के लिए मशहूर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और दूसरी तरफ है मिडिल ईस्ट के सबसे विवादित नेता इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि कैसे ट्रंप के एक चौंकाने वाले दावे ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भूचाल ला दिया है और क्यों इसके जवाब में नेतन्याहू का महीनों पुराना एक विवादित वीडियो सोशल मीडिया पर फिर से आग की तरह फैल रहा है। हम एक ऐसे क्रूर दुश्मन के खिलाफ खड़े थे जो हमें पूरी तरह से मिटा देना चाहता था, जो हमें इस धरती के नक्शे से ही पूरी तरह से मिटाकर खत्म कर देना चाहता था। हम केवल अपनी रक्षा के लिए ही नहीं लड़ रहे थे, बल्कि हम अपनी पूरी सभ्यता को बचाने की लड़ाई भी लड़ रहे थे। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारी सभ्यता यहूदी ईसाई परंपरा की नींव पर टिकी है और अगर उस समय मक्का भी विफल हो जाते तो आज यहूदी धर्म का कोई नामो निशान ही बाकी नहीं रहता। मकाबी न होते तो यहूदी ईसाई सभ्यता का अस्तित्व ही न होता। संयुक्त राज्य अमेरिका का अस्तित्व ही नहीं होता, आजादी की यह सभ्यता भी शायद कभी अस्तित्व में नहीं होती। कहानी की शुरुआत होती है डोनाल्ड ट्रंप के उस बयान से जिसने राजनयिक गलियारों में सन्नाटा खींच दिया।
ट्रंप ने हाल ही में एक ऐसा बयान दे डाला जिसने अमेरिका और इजराइल के रिश्तों की मर्यादा को एक नए चौराहे पर लाकर खड़ा कर दिया है। मैं अभी 99% इजराइल में हूँ। मैं प्रधानमंत्री का चुनाव लड़ सकता हूँ, तो शायद इसके बाद मैं इजराइल जाकर चुनाव लड़ूंगा। अल्लाह, आज सुबह मेरा पोल आया, मैं 99% पर हूँ, अच्छी बात है, पर वे युद्धकालीन प्रधानमंत्री हैं। मुझे नहीं लगता कि वे उनसे अच्छा व्यवहार करते हैं। वहाँ का राष्ट्रपति उनके साथ बहुत बुरा बर्ताव करता है। ट्रंप ने बड़े ही आक्रामक अंदाज में दावा किया कि मैं चाहूं तो इजराइल के प्रधानमंत्री पद के लिए चुनाव लड़ सकता हूं और जीत भी सकता हूं। बात यही खत्म नहीं हुई, उन्होंने आगे जो कहा वो और भी हैरान कर देने वाला था। ट्रंप ने कहा, नेतन्याहू वही करेंगे जो मैं कहूंगा। अब जरा ठहरिए और ठंडे दिमाग से सोचिए। इजराइल एक सवरेन नेशन है, उसकी अपनी सेना है, अपनी सरकार है और अपनी जनता है। आलोचक तो यही तक कह रहे हैं कि ट्रंप ने एक झटके में इजराइल को अमेरिका का एक छोटा सा पपेट यानी कठपुतली दिखाने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही ट्रंप का ये बयान आया, सोशल मीडिया पर एक जवाबी हमला शुरू हो गया। नेटिजन्स और राजनीतिक विश्लेषकों ने तुरंत नेतन्याहू का एक पुराना वीडियो निकालकर वायरल कर दिया। ये वीडियो आज से कुछ महीने पहले यानी 16 दिसंबर 2025 का है। मौका था यरूशलेम की ऐतिहासिक और पवित्र वेस्टर्न वॉल पर दूसरी हुनक्का समारोह का। मैंने कहा, माइक, कि आज हम वही लड़ाई लड़ रहे हैं जो मुकाबी ने लड़ी थी। उन्होंने यहूदी लोगों और यहूदी धर्म के अस्तित्व के लिए लड़ाई लड़ी थी। हम एक ऐसे क्रूर दुश्मन के खिलाफ खड़े थे जो हमें पूरी तरह से मिटा देना चाहता था, जो हमें इस धरती के नक्शे से ही पूरी तरह से मिटाकर खत्म कर देना चाहता था। हम केवल अपनी रक्षा के लिए ही नहीं लड़ रहे थे, बल्कि हम अपनी पूरी सभ्यता को बचाने की लड़ाई भी लड़ रहे थे। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारी सभ्यता यहूदी ईसाई परंपरा की नींव पर टिकी है, और अगर उस समय मक्काबी विफल हो जाते तो आज यहूदी धर्म का कोई नामो निशान ही बाकी नहीं रहता। मक्काबी न होते तो यहूदी ईसाई सभ्यता का अस्तित्व ही न होता। संयुक्त राज्य अमेरिका का अस्तित्व ही नहीं होता। आजादी की यह सभ्यता भी शायद कभी अस्तित्व में नहीं होती। उस दिन मिडिल ईस्ट के युद्ध के बीच नेतन्याहू ने जो कहा था वो ट्रंप के अहंकार को सीधी चुनौती देता हुआ दिखाई दे रहा था। नेतन्याहू ने उस दिन गरजते हुए कहा था कि अगर आज इजराइल नहीं होता तो आज जैसा संयुक्त राज्य अमेरिका भी अस्तित्व में नहीं होता। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। नेतन्याहू ने इजराइल को पूरे पश्चिम विश्व और अमेरिका की रणनीतिक ढाल बताया था। नेतन्याहू ने अपने इस भाषण को ऐतिहासिक और धार्मिक रंग देते हुए 2000 साल पुराने यहूदी विद्रोहियों, जिन्हें मिकाबी कहा जाता था, उनका जिक्र किया था। उन्होंने दावा किया, अगर 2000 साल पहले मिकाबी अपनी लड़ाई हार गए होते तो दुनिया से यहूदी इतिहास मिट जाता, और अगर ऐसा होता तो आज ना तो कोई यहूदी होता और ना ही ईसाई। इसके साथ ही उन्होंने जोड़ा कि आज अगर ऐसा नहीं होता तो आज संयुक्त राज्य अमेरिका भी नहीं होता, उसका कोई वजूद नहीं होता। और अगर उस समय मक्काबी विफल हो जाते तो आज यहूदी धर्म का कोई नामो निशान ही बाकी नहीं रहता। मक्काबी न होते तो यहूदी ईसाई सभ्यता का अस्तित्व ही न होता। संयुक्त राज्य अमेरिका का अस्तित्व ही नहीं होता। आजादी की यह सभ्यता भी शायद कभी अस्तित्व में नहीं होती। नेतन्याहू का सीधा संदेश था कि आज इजराइल, हमास, हिजबुल्लाह या ईरान से जो लड़ाई लड़ रहा है वो सिर्फ एक रीजनल वॉर नहीं है, बल्कि पूरी पश्चिमी सभ्यता को बचाने की लड़ाई। यानी एक तरफ ट्रंप कहते हैं कि नेतन्याहू उनके इशारों पर चलते हैं, तो दूसरी तरफ नेतन्याहू का ये वीडियो याद दिलाता है कि अमेरिका का वजूद ही इजराइल की वजह से है। अब सवाल ये उठता है कि इस बयानबाजी का इस सुलगते हुए मोर्चे पर क्या असर पड़ने वाला है। हम सब जानते हैं कि इस समय मिडिल ईस्ट का माहौल बारूद के ढेर पर बैठा है। ईरान के साथ संघर्ष चरम पर है। रेड सी से लेकर भूमध्य सागर तक तनाव है। ऐसे में दोनों नेताओं की ये जुबानी जंग वैश्विक तनाव को और ज्यादा भड़का सकती है। ये लड़ाई अब सिर्फ हथियारों की नहीं रह गई है, ये लड़ाई अब नैरेटिव की बन चुकी है। एक तरफ सुपर पावर अमेरिका का ईगो है, तो दूसरी तरफ अपनी संप्रभुता और अस्तित्व के लिए लड़ता इजराइल। अब देखना ये होगा कि आने वाले दिनों में जब मिडिल ईस्ट संकट का कोई नया मोड़ सामने आएगा, तब नेतन्याहू ट्रंप की बात मानकर कदम पीछे खींचते हैं या फिर अपनी सभ्यता बचाने के लिए मिशन के नाम पर अमेरिका को ही अपने पीछे चलने के लिए मजबूर कर देते हैं। क्या वे हाई एनरिच्ड यूरेनियम रख पाएंगे? नहीं, हम वो संवर्धित वाला ले लेंगे। हमें इसकी ज़रूरत नहीं, ना ही ये चाहिए। शायद हम इसे नष्ट कर दें, पर उनके हाथ नहीं आने देंगे। क्या वे संवर्धित यूरेनियम रख पाएंगे? नहीं, हमें वो संवर्धित पदार्थ मिल जाएगा, हम उसे हासिल कर लेंगे। हमें उसकी ज़रूरत नहीं हम उसे चाहते हैं। शायद पाकर हम उसे नष्ट कर दें, पर उन्हें नहीं लेने देंगे। ठीक है,
राष्ट्रपति महोदय, मेरे 2 सवाल, पहला विनियमन, दूसरा सुप्रीम कोर्ट पर। एक व्यवसायी के नाते आप जानते हैं कि लाल फीता शाही व्यापार को कैसे रोकती है। क्या आपके सुधारों, एंडेंजर्ड फाइंडिंग, कैफे स्टैंडर्ड, टैक्स कटौती और टैरिफ ने अमेरिका को निवेश के लिए सबसे बेहतर बनाया है? हाँ, उस सवाल के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि हम जो भी एक नया नियम जोड़ते हैं उसके बदले हम 20 से 30 या 40 नियम हटा रहे हैं, और अब तो ये संख्या और भी अधिक है। मेरे पहले कार्यकाल में हर एक नियम जो जोड़ा गया था उसके बदले हमने कम से कम 10 नियम हटाए थे, और ये मुझसे जानकारी कि ये संख्या अब 43 या 44 तक पहुंच गई है। एक नियम जोड़ने पर हम 43-44 हटा देते हैं। हम इसे और अधिक व्यापार और जन अनुकूल बना रहे हैं। नियम लोगों पर भारी पड़ते हैं, ये सबके और नौकरियों के लिए नुकसानदेह है। आज अमेरिका में इतिहास के मुकाबले सबसे ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं। ये मेरा पसंदीदा आंकड़ा है। To me it's one of my favorite stats। लेकिन आज अमेरिका में इतिहास के किसी भी समय की तुलना में सबसे ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं, और ये सब ईरान के साथ चल रहे संघर्ष के बावजूद है। ये जल्द ही, बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगा, और जब ये ख़त्म होगा तो पेट्रोल की कीमतें पहले से भी कम हो जाएंगी। पता है कुछ महीने पहले मैं आयोवा से आया था, तब गैस वो $1.85 प्रति गैलन थी। हम फिर वहाँ पहुँचेंगे, हम उन कीमतों पर बेहतर तरीके से पहुँचेंगे। हम वहाँ पहुँचेंगे और हमारे पास परमाणु मुक्त देश होगा। हाँ, एडी कार्यकारी आदेश में क्या है? आप आगे बढ़िए। सुप्रीम कोर्ट में हम जन्म सिद्ध नागरिकता के फैसले का इंतजार कर रहे हैं। आप मौखिक दलीलों में थे, क्या दांव पर है? ये एक बड़ा फैसला है जिसका हम सुप्रीम कोर्ट से इंतज़ार कर रहे हैं। टैरिफ को लेकर हमने बहुत बुरा फैसला लिया था, जिसने देश को भारी नुकसान पहुंचाया। उन्होंने कहा इसे बदलो। हम बदल रहे हैं, पर हमें शायद $139 बिलियन लौटाने पड़ देंगे। उन्हें बस एक लाइन जोड़नी थी कि चुकाया गया पैसा वापस नहीं करना है। आप जानते हैं ये लोग हमारे देश से नफरत करते हैं। पैसे लौटा दो, ये गलत फैसला था, इसका असर नहीं होगा क्योंकि हम टैरिफ अलग तरह से लगाते हैं। ये टैरिफ ही सारा पैसा ला रहे हैं। इसने हमारे देश को आधुनिक रूप से अमीर बनाया है। अब एक और मुद्दा है जन्म सिद्ध नागरिकता, और हम दुनिया के इकलौते देश हैं जहां ये है। आप हमारे देश में कदम रखते हैं और अचानक ही नागरिक बन जाते हैं। आप एक ख़ास तरीके से आते हैं। इसका मकसद ये नहीं था कि चीनी अरबपति अपने बच्चों को हमारे देश का नागरिक बना सकें। इसका मकसद था, या फिर अन्य अमीर लोग, गरीब लोग, ये ग़ुलामों के बच्चों के लिए था। इस पर गृह युद्ध के दौरान या उसके ठीक बाद हस्ताक्षर किए गए थे। आप तारीख़ों को देखिए, सिर्फ तारीख़ें ही देखिए, ठीक उसके बाद की हैं। इसका संबंध गुलामों के बच्चों से था और लोगों ने इसका दुरुपयोग किया, और अगर इसे ऐसे ही रहने दिया गया तो ये हमारे देश के लिए आर्थिक रूप से एक आपदा होगी, और हमारे देश में आने वाले 25% लोग जन्म सिद्ध नागरिकता के जरिए आएंगे और हमारा कोई नियंत्रण नहीं रहेगा। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला बहुत बड़ा है। वे शायद मेरे खिलाफ फैसला सुनाएंगे क्योंकि ऐसा लगता है कि उन्हें ऐसा करना पसंद है। देखिए, हम इसे खुला और मुफ्त रखना चाहते हैं, टोल नहीं चाहिए। ये अंतर्राष्ट्रीय है, ये एक अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग है, वे कोई टोल नहीं ले रहे हैं। फ़िलहाल उन्हें हर दिन $500 मिलियन का नुकसान हो रहा है, ऐसा अनुमान है। पता नहीं, ये बहुत बड़ी रकम लगती है, लेकिन चाहे वो 500 हो, 200 हो या 300, उन्हें बहुत नुकसान हो रहा है। ऐसा कोई जहाज़ नहीं है जो हमारी मंजूरी के बिना निकल पाया हो। नौसेना ने बेहतरीन काम किया है। आप जानते हैं कोई जहाज़ ईरान नहीं जा रहा, हमारी मंजूरी के बिना कोई जहाज़ ईरान आ जा नहीं सकता। वैसे हॉर्मुज़ जरल मरुमध्य पर आप क्या नतीजा चाहते हैं? क्या आप उनका नियंत्रण चाहते हैं? हम इसे खुला और मुफ्त रखना चाहते हैं। कोई टोल नहीं, ये एक अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग है, वे टोल नहीं ले रहे हैं। फ़िलहाल उन्हें हर दिन $500 मिलियन का नुकसान हो रहा है, ऐसा अनुमान है। पता नहीं, ये बहुत बड़ी रकम लगती है, लेकिन चाहे ये 500 हो, 200 हो या 300, उन्हें बहुत नुकसान हो रहा है। ऐसा कोई जहाज़ नहीं है जो हमारी मंजूरी के बिना निकल पाया हो। नौसेना ने बेहतरीन काम किया है। आप जानते हैं कोई जहाज़ ईरान नहीं जा रहा, हमारी मंजूरी के बिना कोई भी जहाज़ ईरान आ जा नहीं सकता। क्या वे हाई एनर्जी यूरेनियम रख सकते हैं?
नहीं, हमें वो संवर्धित पदार्थ मिल जाएगा, हम उसे हासिल कर लेंगे, हमें उसकी ज़रूरत नहीं हम उसे चाहते हैं, शायद हम उसे पाकर नष्ट कर दें पर उनके हाथ नहीं लगने देंगे। ठीक। राष्ट्रपति जी, मेरे 2 सवाल हैं विनियमन और सुप्रीम कोर्ट पर। आप खुद व्यवसायी रहे हैं, जानते हैं कि लाल फीताशाही व्यापार पर क्या असर डालती है। क्या आपको लगता है कि विनियमन, एंडेंजर्ड फाइंडिंग, KFA मानकों, टैक्स कटौती और टैरिफ जैसे फैसलों से अमेरिका दुनिया का सबसे व्यापार और निवेश अनुकूल देश बन गया है? शतशयशी, इस सवाल के लिए धन्यवाद। हम हर एक नए नियम के बदले 20 से 40 नियम ख़त्म कर रहे हैं और अब तो ये संख्या और भी ज़्यादा है। मेरे पहले कार्यकाल में हर एक नियम के बदले हमने कम से कम 10 नियम हटाए थे। ओली, मैं समझता हूँ कि अभी 43 या 44 तक है, तो अगर हम एक नियम जोड़ते हैं तो हम 43-44 से छुटकारा पा लेते हैं। हम इसे और अधिक व्यापार अनुकूल और जन अनुकूल बना रहे हैं। अच्छा, नियम बहुत महंगे और सबके लिए हानिकारक हैं, ये नौकरियों के लिए बुरे हैं। आज हमारे इतिहास में सबसे ज़्यादा लोग अमेरिका में काम कर रहे हैं, ये मेरा पसंदीदा आंकड़ा है। ऐसे जो आज अमेरिका में इतिहास में सबसे ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं और ये ईरान के साथ जारी संघर्ष के बावजूद है। ये जल्द ही ख़त्म होगा, तब पेट्रोल की कीमतें और कम हो जाएंगी। कुछ महीने पहले आयोवा में पेट्रोल $1.85 था, हम फिर उसी स्तर पर पहुंच जाएंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बीच ईरान नीति को लेकर गंभीर रणनीतिक मतभेद अब खुलकर सामने आ गए। हाल तनावपूर्ण फोन कॉल, एक ऐसी फोन कॉल जिसमें मुख्य विवाद इस बात पर था कि ईरान पर दोबारा हमला किया जाए या नहीं, कूटनीतिक बातचीत को मौका दिया जाए या नहीं। ये सब विवाद के वो बिंदु हैं जिसने अब ट्रंप और नेतन्याहू के बीच के मतभेद को उजागर करना शुरू कर दिया। नेतन्याहू ईरान के सैन्य और बुनियादी ढांचे को तबाह करने के लिए फौरन हमले के पक्ष में हैं, जबकि ट्रंप ने अरब देशों की अपील पर सैन्य कार्रवाई को रोककर पाकिस्तान और कतर की मध्यस्थता से एक नया शांति प्रस्ताव तैयार कर लिया। इससे नाराज नेतन्याहू बेहद तनाव में हैं, क्योंकि ट्रंप फिलहाल युद्ध की बजाय समझौते की जमीन तलाशने में जुटे हैं। इस पूरे टकराव की सबसे बड़ी वजह दोनों देशों के दृष्टिकोण और उनके तात्कालिक हितों में आया बड़ा बदलाव है। इजराइल का मानना है कि ईरान पर केवल सैन्य दबाव के जरिए ही काबू पाया जा सकता है। नेतन्याहू प्रशासन को डर है कि ईरान बातचीत की आड़ में समय का फायदा उठा रहा है, ताकि वो पर्दे के पीछे अपने परमाणु कार्यक्रम को और भी मजबूत कर पाए। इजरायली खुफिया और सुरक्षा तंत्र के भीतर ये राय बेहद मजबूत है कि अगर इस समय सैन्य कार्रवाई टाल दी गई तो ईरान को अपनी स्थिति मजबूत करने का मौका मिल जाएगा, जो कि भविष्य में इजराइल की सुरक्षा के लिए सीधा खतरा बनेगा। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इसी वजह से जब ट्रंप ने हमले को टालने की बात की तो नेतन्याहू का गुस्सा 7वें आसमान पर था और ये मतभेद की पहली सीढ़ी खुलकर सामने दिखाई दी। दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त एक अलग रणनीति पर काम कर रहे हैं। कतर, संयुक्त अरब अमीरात, UAE और अन्य अरब देशों ने सीधे तौर पर अमेरिका से खाड़ी क्षेत्र में तनाव करने की सीधी अपील भी की है। ट्रंप इन क्षेत्रीय साझेदारों को नाराज नहीं करना चाहते और न ही अमेरिका को एक और लंबे युद्ध में झोंकना चाहते हैं। अब यही कारण है कि पाकिस्तान और कतर की मध्यस्थता में एक लेटर ऑफ इंटेंट तैयार किया जा रहा है। इस शांति प्रस्ताव के तहत अमेरिका और ईरान के बीच 30 दिनों की एक समय सीमा तय की जाएगी, जिसके दौरान ईरान के परमाणु कार्यक्रम और हॉर्मुज जलडमरू मध्य को व्यापार के लिए खुला रखने जैसे बेहद संवेदनशील वैश्विक मुद्दों पर सीधी चर्चा होनी है। हालांकि ट्रंप ने इजराइल को पूरी तरह से नजरअंदाज नहीं किया है। उन्होंने नेतन्याहू को भरोसा दिलाने की कोशिश की कि ये कूटनीति असीमित समय के लिए नहीं है। ट्रंप ने ये भी साफ कर दिया कि अगर इन 30 दिनों के भीतर ईरान की तरफ से सही और सकारात्मक जवाब नहीं मिला तो अमेरिका दोबारा सैन्य कार्रवाई का रास्ता चुनने से कतई पीछे नहीं हटेगा। अब उन्होंने साफ चेतावनी दी कि स्थिति बिल्कुल सीमा रेखा पर है और बातचीत नाकाम होते ही हालात फिर से युद्ध में तब्दील हो जाएंगे। इसके उलट ईरान भी झुकने को तैयार नहीं दिख रहा। ईरानी विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट कर दिया कि वो अपने चौथे सूत्रीय प्रस्ताव के आधार पर ही टेबल पर बैठने वाला है।
जिससे इस बातचीत की राह और कठिन हो गई। संक्षिप्त में आपको बताएं तो जहां ट्रंप कूटनीति के जरिए एक त्वरित समाधान या फिर ईरान को घेरने का नया पैंतरा आजमा रही हैं, तो वहीं नेतन्याहू इसे अमेरिका की कमजोरी और ईरान के लिए एक सुरक्षा का कवच मान रहे हैं। यही वो बुनियादी वैचारिक टकराव भी है जिसने दोनों पारंपरिक सहयोगियों के बीच दरार पैदा कर दी और मतभेद की कहानी जन्म लेना शुरू हो चुकी है। बहरहाल मामले पर नजर रहेगी। इजराइल, ईरान और अमेरिका के इस युद्ध को लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स आपके लिए है, अपनी टिप्पणी जरूर कीजिएगा। मेरा नाम है मुकुंद, आप बने रहिए वन इंडिया के साथ। शुक्रिया।